एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। और इससे पहले आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो देखिए, अभी तक मैं आप लोगों के साथ में एजुकेशन से जुड़े हुए जो वीडियो शेयर किए हैं उसमें सीडीपी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। सीटेट के बच्चों के लिए मैंने वीडियोस लेकर आई हूँ, डीएड बीएड के बच्चों के लिए, जो बच्चे एमएड कर रहे हैं उनके लिए। तो अब सभी के लिए क्या है, प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट पर आप जाकर वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो देखिए, जो आप लोगों के लिए जिसमें मैंने पॉलिसी शेयर की थी, तो जो बीएड एमएड के बच्चे हैं, बीएड और डीएड में कंटेम्प्रेरी के नाम से है, और जो एमएड है, एमएड के अंदर क्या है कि आपको पॉलिसीज़ दी होती हैं अलग से जो है पढ़ने के लिए। तो और वो एग्ज़ाम में आती हैं, जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया, जैसे कि आपके चार्टर एक्ट है, मैकॉले मिनट है, एडम रिपोर्ट है, वुड डिस्पैच है, सार्जेंट प्लान है। तो ये सब क्या है, ये सब आपके एग्ज़ाम के अंदर आता है। आपसे प्री इंडिपेंडेंस पॉलिसीज़ भी पूछा जाता है कि प्री इंडिपेंडेंस पॉलिसीज़ क्या रही हैं एजुकेशन के अंदर, उनके बारे में आप बताइए। प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन का क्या स्टेटस रहा है, इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम्स में आता है। स्पेशली एमएड के जो बच्चे हैं उनके में भी, और जो बीएड के बच्चे हैं, बीएड के बच्चों में अलग से पॉलिसीज आती हैं कि अलग जैसे कि मान लीजिए चार्टर एक्ट आपसे पूछ लिया गया या मैकॉले मिनट आपसे पूछ लिया गया, तो वो मैंने डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए शेयर किए हुए हैं। इसके अलावा जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है, उसके लिए भी मैंने वीडियोस आप लोगों के लिए शेयर किए हुए हैं, जो कि अलग से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी। तो आप उस पर जाइए और जो भी आपका सिलेबस है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप जो वीडियोस हैं आपको सब अवेलेबल हो जाएंगे और उनको आप अच्छे से देख सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ भी सकते हैं। और देखिए, कोशिश रहती है मेरी कि आप लोगों के लिए मैं नए नए वीडियोस लाती रहूं जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो पुरानी वीडियोस हैं उनको रिपीट करने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो अच्छा होता है कि अगर हम नए टॉपिक आप लोगों के लिए लाती हूँ, तो जो मैं नए टॉपिक में आप लोगों के लिए लाती हूँ उसमें क्या है कि कोई बार कंटेंट तैयार करने में टाइम भी लग जाता है, तो इसलिए बीच में 1 दिन या 2 दिन का गैप आ जाता है। अदरवाइज़ मैं आप लोगों के लिए डेली बेसिस पर वीडियोज़ लाती रहती हूँ। तो आप लोग भी मेरे साथ बने रहिए और अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखें। चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब आप ज़रूर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले फॉर द न्यू वीडियोस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसको। एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया, यानी कि प्राचीन भारत में शिक्षा। तो किस तरीके से होती थी प्राचीन भारत में शिक्षा, क्योंकि देखिए इसको भी 3 पीरियड में डिवाइडेड होता है ये, जैसे एंशियंट इंडिया, मेडिवल इंडिया और हमारा मॉडर्न इंडिया। तो मॉडर्न इंडियन एजुकेशन का जो हमारा पॉलिसी शुरू हो जाती है, जो चार्टर एक्ट से शुरू होती है, जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था। मेडिवल के बारे में भी हम बात करेंगे, और आज का जो वीडियो है इसमें हम एंशियंट इंडिया की बात करेंगे। इसमें क्या है, शॉर्ट नोट बच्चों के लिए आ जाता है, और जो बच्चे हाई लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूजीसी नेट एजुकेशन से जो बच्चे कर रहे हैं, उनके लिए ये नॉलेज बहुत ज़रूरी है कि वैदिक क्या है, बुद्धिस्ट क्या है, उनकी फ़िलॉसफी होती है पूरी पूरी, वो फ़िलॉसफीज़ भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, ताकि आपको वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। बीएड में भी आते हैं, एमएड में भी आते हैं, और यूजीसी नेट एजुकेशन के अंदर भी आते हैं ये। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में शिक्षा। तो इसमें देखिए आपको फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, एजुकेशन वॉज गिवन मच इम्पॉर्टेंस इवन इन द एंशिएंट पीरियड। यानी कि प्राचीन भारत में भी क्या है कि एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी, महत्व दिया जाता था। सेकंड पॉइंट है हमारा, ड्यूरिंग द एंशियंट पीरियड 2 सिस्टम ऑफ एजुकेशन वर डेवलप्ड। यानी कि एंशियंट पीरियड में, यानी प्राचीन जो काल है, उसमें 2 तरीके के एजुकेशन डेवलप हुए थे, 2 शिक्षा प्रणाली डेवलप हुई थी। सिस्टम ऑफ एजुकेशन मतलब शिक्षा प्रणाली। हिंदी मीडियम बच्चे ध्यान से सुने, क्योंकि देखिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बाइलिंगुअल में आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में कर रही हूँ, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप इसको गूगल पर ट्रांसलेट करके देख भी सकते हैं, जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं। तो जो शिक्षा की 2 प्रणाली विकसित हुई थी, वो 2 प्रणाली कौन सी थी, वैदिक एंड बुद्धिस्ट। नेक्स्ट है इसमें थर्ड, ड्यूरिंग द वैदिक सिविलाइजेशन एजुकेशन वॉज डन थ्रू ओरली। यानी कि जो वैदिक सिविलाइजेशन थी, वैदिक सभ्यता थी, उसमें जो एजुकेशन कैसे दी जाती थी, ओरली दी जाती थी, बोलकर दी जाती थी।
ऑल द वेदास वर फर्स्ट ट्रांसमिटेड ओरली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, यानी कि जितने भी वेदास थे वो कैसे सबसे पहले किस तरीके से ट्रांसमिटेड करे गए, यानी कि स्थानांतरण एक इंसान से दूसरे इंसान तक कैसे करे गए, ओरली। तो ये बोलकर ही दी जाती थी शिक्षा, उसमें कोई रिटर्न वर्क नहीं होता था। नेक्स्ट है इसमें फोर्थ पॉइंट, इट वॉज ओनली इन 1300 टू 1500 BC ऋग्वेदा वॉज रिटर्न, यानी कि 1300 से लेके 1500 BC के बीच में जो थे ऋग्वेदा थे वो रिटर्न फॉर्म के अंदर आए थे, लिखित आए थे वो लिखित रूप में। इन वैदिक पीरियड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वॉज संस्कृत, यानी कि वैदिक काल के अंदर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, अनुदेशन निर्देशन का जो माध्यम था वो क्या होता था, संस्कृत ही होता था, यानी संस्कृत में ही शिक्षा दी जाती थी। एंड द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन बुद्धिस्ट एजुकेशन वॉज पाली, यानी कि जो बुद्धिज्म में जो एजुकेशन दी जा रही है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो क्या है, पाली है लैंग्वेज, वहाँ पे पाली थी। नेक्स्ट है इसमें फिफ्थ पॉइंट, इन एंशियंट पीरियड टीचिंग वॉज कंसिडर्ड एज अ होली वर्क, यानी कि प्राचीन काल में शिक्षा को बहुत ज़्यादा पवित्र कार्य माना जाता था। एंड द टीचर्स वर गिवन अटमोस्ट रिस्पेक्ट, और टीचर्स को क्या है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी दी जाती थी। नेक्स्ट आता है इसमें सिक्स पॉइंट, एजुकेशन वॉज कम्प्लीटली फ्री एंड नन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व इन द एजुकेशन सिस्टम, यानी कि जो वैदिक काल था उसमें क्या था, एजुकेशन बिल्कुल फ्री होती थी, कोई भी जाके एजुकेशन ले सकता था, और इसमें कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व नहीं होता था, यानी कि कोई प्रशासन, सरकार उसमें इन्वॉल्व नहीं होती थी। नेक्स्ट है इसमें सेवन्थ पॉइंट, एजुकेशन वॉज टॉट टू अ पर्सन नॉट ओनली टू गेन नॉलेज बट ऑल्सो फॉर हिज कैरेक्टर डेवलपमेंट, गेनिंग सेल्फ कंट्रोल एंड कॉन्फिडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग द सोशल इशूज़। तो इसमें क्या है, देखिए जो एजुकेशन दी जाती थी किसी इंसान को, वो सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए नहीं दी जा रही कि सिर्फ उनको ज्ञान देना, बल्कि फॉर हिज कैरेक्टर डेवलपमेंट, यानी चरित्र निर्माण के लिए, एक अच्छा चरित्र इंसान का बन पाए, गेनिंग सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण इंसान को मिल पाए, एंड कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास मिल पाए बच्चों को, एंड अंडरस्टैंडिंग द सोशल इश्यूज, यानी कि जो सामाजिक मुद्दे थे उनकी भी उनको जानकारी हो, उनको किस तरीके से सुलझाना है उनको पता हो, वो समझ दी जाती थी उन लोगों को। तो ये अभी हमने एक शॉर्ट समरी में पढ़ा है कि जो एजुकेशन थी वैदिक टाइम पे वो किस तरीके से होती थी, एंशियंट टाइम पे किस तरीके से होती थी। अब उसके सोर्सेज देख लेते हैं हम, सोर्सेज ऑफ एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया, यानी कि क्या स्रोत होते थे शिक्षा के प्राचीन काल के अंदर। तो इसमें फर्स्ट दिया हुआ है हमें, द सिस्टम एंड सोर्सेज ऑफ एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, यानी कि जो शिक्षा प्रणाली थी और स्रोत थे प्राचीन भारत के, वो क्या थे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे, उसको लोग मतलब इंटरेस्ट लेके सीखते थे उस टाइम पे भी। सेकंड पॉइंट है इसका, द एंशियंट एजुकेशन सिस्टम वाज मेनली ऑन वेदास, उपनिषद एंड धर्म सूत्र। तो जो प्राचीन एजुकेशन थी यानी कि प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी वो मेनली उसमें क्या था, वेदास से होते थे, यानी वेदों की पढ़ाई उसके अंदर होती थी, उपनिषदास यानी कि उपनिषद इसके अंदर होते थे, और धर्म सूत्रों की उसमें पढ़ाई के मतलब सिखाया जाता था लोगों को, धर्मशास्त्र जिसको हम बोलते थे। नेक्स्ट है थर्ड, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्सेज दैट वर कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट वर, यानी कि कुछ इम्पॉर्टेंट सोर्सेज भी होते थे, कुछ महत्वपूर्ण स्रोत को, तो कौन कौन से होते थे वो होते थे इतिहास, यानी इतिहास होता था, आन्विक्षिकी, मीमांसा। अब देखिए यहाँ मीमांसा है, इसमें एन आप लगा लेना, MIMANSA, मीमांसा। तो मीमांसा फिलॉसफी भी होती है। नेक्स्ट है इसमें शिल्प शास्त्र एंड अर्थशास्त्र। तो ये सब क्या है, ये एजुकेशन के सोर्सेज होते थे, शिक्षा के स्रोत। नेक्स्ट है इसके अंदर आपका सम ऑफ द फिजिकल एजुकेशन लाइक द आर्करी एंड फिजिकल एक्सरसाइजेज, यानी कि उस टाइम पे क्या था, फिजिकल एजुकेशन भी दी जाती थी बच्चों को, शारीरिक शिक्षा, जिसके अंदर आर्करी सिखाया जाता था यानी तीरंदाजी, तीर तीर से निशाना लगाना जो होता था वो आर्करी के अंदर आता है। एंड फिजिकल एक्सरसाइजेज बच्चों को सिखाई जाती थी, यानी कि शारीरिक जो व्यायाम होते हैं अलग अलग तरीके के वो सिखाए जाते थे। द गुरुकुलर सिस्टम प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया,
यानी कि जो गुरुकुल होते थे उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान था, भूमिका थी एजुकेशन के अंदर, प्राचीन भारत में जो शिक्षा होती थी। नेक्स्ट है इसमें, द एजुकेशन गेव इक्वल इंपॉर्टेंस फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट बोथ इन टर्म्स ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड ओवरऑल डेवलपमेंट एज अ पर्सन। यानी कि जो एजुकेशन थी, यानी शिक्षा थी, उसके अंदर क्या है, इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती थी सभी तरीके के डेवलपमेंट्स को, जिसके अंदर मेनली क्या थे, फिजिकल था यानी शारीरिक था, मेंटल था यानी बौद्धिक, और ओवरऑल डेवलपमेंट यानी संपूर्ण विकास हो एक इंसान का। एक इंसान शारीरिक रूप से भी मजबूत बने, मानसिक रूप से भी मजबूत बने, और उसका संपूर्ण विकास हो ताकि वो समाज में आगे सरवाइव कर पाए, रह पाए सही से। नेक्स्ट है इसमें 6 पॉइंट, द गुरुज एंड द पीपल वर्क टुगेदर। यानी कि जो गुरु थे और पीपल किसको बोलते हैं, स्टूडेंट्स को बोलते हैं। तो जो एक साथ काम करते थे कॉन्सिस्टेंटली, मतलब लगातार काम करते रहना एक साथ, और एक टीम की तरह वो काम करते थे, और जिससे कि क्या होता था, प्रोफिशिएंसी उन लोगों के अंदर आती थी, दक्षता आती थी। देखिए बच्चे अगर टीचर के साथ काम करेंगे, सेम अगर हाउस होल्ड आप कर रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, तो बराबर उसको कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि वो जो बच्चे थे उनमें भी दक्षता आ जाती थी, और वो अपने जो लाइफ था, अपने जो भी एस्पेक्ट्स होते थे लाइफ के, उन सभी के लर्निंग अच्छे से कर पाते थे। तो उसमें ऐसा नहीं होता था कि अगर वो गुरुकुल जा रहे हैं तो वो पढ़ाई सिर्फ कुछ पढ़ने का ही सीख रहे हैं, कोई हुनर सीख रहे हैं। वो अपने गुरु के साथ मिलकर जो उस जगह के जितने भी काम होते थे सभी कामों को वो करते थे और सीखते थे। तो अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम, गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, कि गुरुकुल सिस्टम किस तरीके से होता था। तो देखिए अब, जो गुरुकुल होते थे उसमें शिक्षा किस शिक्षा किस तरीके से होती थी वो देख लेते हैं हम। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें दिया हुआ है, गुरुकुल इज अ संस्कृत वर्ड विच मीन्स गुरु मीन्स टीचर एंड कुला मीन्स हाउस। यानी गुरुकुल क्या है, एक संस्कृत वर्ड से लिया गया है, जिसका जिसका मतलब होता है टीचर, यानी गुरु, और कुला, गुरु मतलब होता है टीचर, और कुल मतलब हो गया घर यानी हाउस। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है, द उपनिषद डू मेंशन अबाउट द सिस्टम ऑफ गुरुकुलम। यानी कि उपनिषद के अंदर भी क्या है, उनके अंदर भी मेंशन किया गया है गुरुकुल सिस्टम के बारे में, गुरुकुल प्रणाली के बारे में। थर्ड पॉइंट है, सिंस गुरु डिड नॉट चार्ज एनी फीस फ्रॉम द स्टूडेंट्स। यानी कि जैसे वहाँ पे क्या आता था, गुरु को जो होते थे, टीचर होते थे, कोई भी फीस चार्ज नहीं करते थे बच्चों से। द गुरुकुलम वॉज यूजली सपोर्टेड बाय पब्लिक फंड्स। यानी कि जो गुरुकुल चलता था तो फिर कैसे चलता था, अगर उसमें बच्चे फीस नहीं देते थे तो वो चलता था पब्लिक फंड से। यानी लोग जो भी उनको दान करते थे उन्हीं के थ्रू उनका जो गुरुकुल था वो चलता था। फोर्थ पॉइंट है इसके अंदर, इन अ गुरुकुला ऑल स्टूडेंट्स वर कंसिडर्ड ऑन इक्वल पर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल स्टेटस। यानी गुरुकुल के अंदर जितने भी बच्चे होते थे, ऑल स्टूडेंट्स वर कंसिडर्ड इक्वल, यानी कि सभी बच्चे इक्वल माने जाते थे, बिना किसी सोशल स्टेटस के देखे हुए। यानी कि अगर एक गरीब है उसका बच्चा भी वही शिक्षा पाता था जो एक राजा का बच्चा पाता था, दोनों को सेम वे में ही ट्रेन किया जाता था, तो उसमें कोई भेदभाव वहाँ पर नहीं था। नेक्स्ट है इसमें, इन दिस सिस्टम ऑल द स्टूडेंट्स टुगेदर लर्न एजुकेशन इन गुरुज हाउस। यानी कि इसमें क्या था, सभी बच्चे कहाँ पे एजुकेशन लेते थे, जो टीचर होता था उसके घर पर लेते थे, एंड इन टर्न हेल्प्ड गुरु इन हिज डेली हाउस होल्ड को चोर्स। तो इसमें क्या है कि उसमें जो वो बच्चे होते थे वो क्या है, गुरु की जो भी घर के काम होते थे उनमें हेल्प करते थे वो। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट इसमें 6 पॉइंट है आप लोगों का, एट द एंड ऑफ द एजुकेशन द स्टूडेंट ऑफर्ड गुरु दक्षिणा टू द गुरु बिफोर लिविंग द गुरुकुल। यानी कि जब बच्चा होता था, स्टूडेंट होता था, जब उसकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती थी तो वो क्या देते थे गुरु को, गुरु दक्षिणा देते थे, ठीक है ना, गुरुकुल को छोड़ने से पहले। सेवेंथ है इसमें नेक्स्ट पॉइंट, इन द गुरुकुल सिस्टम, यानी जो गुरुकुल प्रणाली होती थी, a student was not only given education but also made to learn other social life activities and which are very essential for life। यानी कि जो गुरुकुल होते थे उसमें सिर्फ बच्चा एजुकेशन ही नहीं पा रहा, बल्कि जो सामाजिक जीवन होता है,
एक समाज में जाकर आप किस तरीके से जीते हैं, रहते हैं, वो सब कुछ उसको सिखाया जाता था। जो उनके जीवन को जीने के लिए जितनी भी चीज़ें ज़रूरी है वो सब उनको सिखाई जाती थी वहाँ पर। By the time a student walked out of Gurukul, he was completely transformed into good character person along with education. यानी कि जिस टाइम बच्चा गुरुकुल छोड़कर जा रहा है, उस टाइम पे वो किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाता था, वो एक अच्छे गुड कैरेक्टर यानी कि एक अच्छे चरित्र में का इंसान बनकर वहाँ से निकलता था शिक्षा के साथ साथ। यानी कि सिर्फ एजुकेशन ले ली और बाहर जा रहा है, वो एक अच्छा इंसान बनकर वहाँ से निकलता था। तो ये हमने वैदिक पीरियड की बात, सॉरी, गुरुकुल की बात हमने की। अब इसमें बुद्धिस्ट पीरियड की अब बात कर लेते हैं। वैदिक पीरियड का हमने अब बात किया था। तो देखिए इसमें बुद्धिस्ट पीरियड की हम बात करने वाले हैं कि बुद्धिज्म का जो काल था, बौद्धिक काल था, उसके अंदर शिक्षा किस तरीके से थी। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हमें दिया हुआ है, ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट पीरियड मोनेस्ट्रीज वर बिकम द सेंटर फॉर एजुकेशन। तो यानी जो बौद्धिक टाइम था, बौद्धिक काल था, उसमें क्या था, मोनेस्ट्रीज बन गए थे बहुत ज़्यादा। मोनेस्ट्रीज बोलते हैं मठों को। तो मठों में क्या है, शिक्षा दी जाती थी, वही क्या थे, शिक्षा के केंद्र थे। क्योंकि जो बुद्धिस्ट रहते हैं वो कहाँ रहते थे, मठों में रहते थे, और मठों को हम क्या बोलते हैं, मोनेस्ट्रीज बोलते हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, ड्यूरिंग द पीरियड एजुकेशन बिकम एक्सेसिबल टू ऑल क्लास एंड कास्ट। यानी कि जो बुद्धिज्म का काल था, बुद्धिज्म था, उसमें क्या है कि शिक्षा सभी के लिए एक्सेसिबल हो गई थी। यानी कि उसमें किसी भी तरीके किसी जाति का भेदभाव वहाँ पे नहीं होता था, और वहाँ पे सभी को क्या है, इक्वल एजुकेशन दी जा रही है। देखिए वैदिक पीरियड में एक चीज़ अगर आप देखें तो वहाँ पे क्या आता है, जो शूद्र होते थे ना, शूद्रों को शिक्षा देने का कहीं ना कहीं वो होता था कि उनको नहीं दी जाती थी। जैसा कि हम एकलव्य को जानते हैं, एकलव्य को शिक्षा नहीं दी गई थी गुरु द्वारा। अगर आपने पुरानी कहानियाँ सुनी हो, महाभारत की आपने कहानी सुनी हो, तो उसमें था कि एकलव्य को जो शिक्षा नहीं दी गई थी, वो इसलिए नहीं दी गई थी क्योंकि वो क्या था, शूद्र जाति से था, मतलब नीची जाति से थे, तो इसलिए उनको शिक्षा वहाँ पे नहीं दी गई थी। ठीक है ना। तो ये, बट जो बुद्धिज्म आया था इसमें क्या है, सभी कास्ट सभी जाति के लोग जा सकते थे। नेक्स्ट है इसमें थर्ड पॉइंट, some of the famous universities that came up during the Buddhist period were तक्षशिला एंड नालंदा। यानी कि उस टाइम पे क्या है, बहुत सी जो फेमस यूनिवर्सिटीज थी वो बनी थी, जो, और वो कौन सी थी, तक्षशिला एंड नालंदा। ये आज भी आप नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम तो आज भी आप सुन सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें फोर्थ पॉइंट, द एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया not only focused on learning Vedas but also focused more on overall development of the child। यानी जो प्राचीन काल था, प्राचीन भारत था, उसमें सिर्फ वेदास की लर्निंग को ही नहीं माना गया कि आप सिर्फ वेद पढ़ो तो हो गया। आपको एक बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट यानी संपूर्ण विकास पर भी ध्यान दिया जाता था। इट हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। और इसी से क्या है कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है, भारतीय सभ्यता है, उसका ग्रोथ में हेल्प मिली, काफ़ी उसकी वृद्धि में हेल्प मिली। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, ड्यूरिंग बुद्धिस्ट पीरियड द मेन एम ऑफ द एजुकेशन वॉज प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर। यानी कि जो बौद्धिक काल था उसके अंदर जो मेन एम था एजुकेशन का, शिक्षा का उद्देश्य था, वो क्या होता था, वो होता था चरित्र में शुद्धता। यानी कि आप एक अच्छे चरित्र के इंसान बने जिसमें कोई किसी भी तरीके की कमी ना हो। नेक्स्ट है इसमें सिक्स पॉइंट, many monasteries and vihars were set up for monks and nuns to spread the education to different people through debates, meditation and discussion। यानी कि बहुत सारी जो है वहाँ पे क्या है, मोनेस्ट्रीज यानी मठ बनाए गए, विहार बनाए गए, जहाँ पर जो मोंक्स और नन्स थे, मोंक्स बोलते हैं भिक्षुओं को और नन्स बोलते हैं भिक्षुणियों को। ठीक है ना। तो जो भिक्षु और भिक्षुणियाँ होती थी, मॉन्क्स एंड नन्स होते थे, वो कहते हैं एजुकेशन को फैलाते थे, सभी को शिक्षा का प्रचार करते थे। और वो शिक्षा किस तरीके से कर देते थे, वो डिबेट्स के थ्रू देते थे, मेडिटेशन एंड डिस्कशन यानी वाद विवाद हो रहा है यहाँ पे, ध्यान लगाया जा रहा है मेडिटेशन के थ्रू, और डिस्कशन यानी बातचीत के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, अराउंड दिस विहार अदर एजुकेशनल सेंटर फॉर हायर लर्निंग डेवलप्ड। और ये जो विहार थे यहाँ पे क्या थे, अलग अलग एजुकेशनल सेंटर भी बने, यानी शिक्षा के केंद्र भी बने फॉर द हायर एजुकेशन। जो उच्चतर शिक्षा होती थी, अच्छे लेवल जो
आप जो बेसिक लेवल से ऊपर लेवल पे जाते, हायर लेवल पे जाते, तो उनके लिए भी क्या था, अच्छे पॉइंट बन गए थे, शिक्षा के केंद्र बन गए थे। तो ये अभी हमने बौद्धिज्म के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एंशियंट यूनिवर्सिटीज़। जो पुरानी जो प्राचीन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कौन सी हैं वो देख लेते हैं हम। तो देखिए एंशियंट यूनिवर्सिटीज़ के हैं इसमें, अराउंड द विहार्स मैनी एजुकेशनल सेंटर्स फॉर हायर एजुकेशन वॉज डेवलप्ड। जो अभी हमने बात की थी कि जो विहार्स के जो चारों तरफ होता था, यानी विहार्स के अंदर और जो जगहें होती थी वहाँ पे क्या है, बहुत सारे एजुकेशन सेंटर बनाए गए, शिक्षा के केंद्र बनाए गए और हायर एजुकेशन के लिए बनाए गए, जिसने कि बच्चों को क्या करा, अट्रैक्ट किया। और ये बच्चे कहाँ के होते थे, विच अट्रैक्टेड स्टूडेंट्स फ्रॉम चाइना, कोरिया, बर्मा एंड नेपाल। बेसिकली कहाँ के होते थे, चाइना, कोरिया, बर्मा और नेपाल, ये 4 जगहों का आप नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है इसमें द रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ मैनी यूनिवर्सिटी। दिस रिजल्टेड यानी कि इससे क्या हुआ कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का विकास हुआ, और इनमें से जो थी कुछ के जो नाम हैं जो बहुत ही फेमस है, वो कौन से, तक्षशिला, नालंदा एंड विक्रमशिला। ये यूनिवर्सिटीज़ के नाम हैं आपके जो डेवलप्ड हुई। तो ये अभी हमने एंशियंट टाइम के बारे में पढ़ा, प्राचीन काल में एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से होता है। इसमें हमने वैदिक के बारे में जाना और बौद्धिक के बारे में जाना। अब देखिए जो वैदिक और बौद्धिक का मैंने एक इसमें ये नहीं पूरा डिटेल में शेयर नहीं किया है, बस एक ये क्या है, एक शॉर्ट समरी में है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। क्योंकि वैदिक और बौद्धिक इनकी भी अपनी क्या है, एक अलग फिलॉसफीज़ हैं, ठीक है ना, अपना एक काल है इनका, टाइमिंग, उसमें एजुकेशन किस तरीके से होती थी, तो उन पर मैं एक अलग अलग सेपरेट वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाऊंगी। ये पूरा जो नोट था ये आपका एंशियंट एजुकेशन के अंदर था कि एंशियंट पीरियड में जो एजुकेशन थी वो किस तरीके से दी जाती थी, ठीक है ना, वहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस एजुकेशन को मिलती थी। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ भी सकते हैं, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। आप लोगों के लिए नॉलेजेबल वीडियोज़ जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है वो मैं लाती रहूँगी। तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें उसके लिए, और दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।